नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे कि मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में हम लोग देखे थे। अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट था उसमें हम लोग दो चीज़ देख चुके थे। एक था स्पेस के बारे में, जिसको हम लोग बोले थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और दूसरा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज़ तो हो गया था। इसमें हम लोग जाने थे दो फोर्स के बारे में, जिसको हम लोग बोले थे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, है ना। तो अरेंजमेंट में एक चीज़, लास्ट चीज़ बचता है, जो चीज़ है क्या कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि मूवमेंट कैसे होता है मॉलिक्यूल्स का इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो पहले सॉलिड में देखते हैं। सॉलिड में जो इसका मूवमेंट होता है, सॉलिड में मूवमेंट कैसे होता है, तो मॉलिक्यूल्स जो है ये सॉलिड में कैसे अरेंज रहेगा, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड रहेगा। ये तो आप सभी लोग जो है जान रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो पैकिंग रहता है सॉलिड में वो क्लोज पैकिंग रहता है ना। लिक्विड में थोड़ा सा गैप रहता है पैकिंग में, वो थोड़ा सा पैकिंग में जो है लूज रहेगा। लेकिन गैस में जो होगा वो बहुत ही दूर दूर पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो सॉलिड का जो मूवमेंट रहेगा कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे, और ये लगाएगा इस पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इधर टू एंड फ्रो जैसा मोशन दिख रहा है। टू एंड फ्रो जैसा मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ये सॉलिड में जो मूवमेंट होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स का, वो कैसा मूवमेंट रहेगा, वो रहेगा टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करेगा वो। इसका अर्थ क्या होता है, तो आगे पीछे, है ना, आगे पीछे मूवमेंट करना, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, आगे पीछे मूवमेंट करेगा। इसी तरीके से हम लोग लिक्विड में देखते हैं, तो लिक्विड में और गैस में लगभग सेम रहता है, लिक्विड एंड गैस में, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स रहता है, मॉलिक्यूल्स जो रहेगा इस दोनों का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर पे है दोनों का, एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना। सॉलिड में इस तरीके का आपको मॉलिक्यूल्स का पैकिंग दिखने को मिलेगा, लिक्विड में इस तरीके का मिलेगा और गैस में इस तरीके का मिलेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस रहेगा दूसरे मॉलिक्यूल से वो बहुत दूर दूर में रहेगा गैस में, और उससे थोड़ा सा कम दूरी पर रहेगा लिक्विड में। तो इसका कैसा होगा, तो टू एंड फ्रो मोशन है, इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, आगे पीछे इसका भी मूवमेंट होगा, इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, है ना। लेकिन साथ साथ जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स रहेगा वो अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होगा वो अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ, एक मिनट, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मूवमेंट, है ना। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल्सो मूव इन देयर ओन एक्सिस। एक्सिस समझते हो आप लोग, एक्सिस मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले तो अर्थ हमारा जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है ना, रोटेशन करता है, ठीक है। किधर से किधर, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करेगा, तो रोटेट कर रहा है, मतलब अपने ही एक्सिस पे, है ना, वो रोटेट कर रहा है। तो ये इसको बोलते हैं एक्सिस, जिस जो क्या करता है
है ना, पूरे बॉडी को घुमा देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सिस बोल देते हैं। इसमें भी उसी तरीके से होगा, इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी मूव करेगा, ऑल्सो मूव इन देयर ऑन एक्सिस, ऑल्सो मूव इन देयर ऑन एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस पे ये भी घूमेगा। तो हम लोग क्या देखें इसमें, हम लोग देखें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप लोग जो है तीसरा पैरामीटर लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका एक टेबल फॉर्म में आपको हम लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना, 3-4 पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे अभी, और भी देखेंगे लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का पैकिंग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद मूवमेंट मॉलिक्यूल्स। यही चीज़ तो पढ़े हैं, पिछले क्लास का भी कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। तो हम लोग देखेंगे कि सॉलिड में कैसा होगा, लिक्विड में कैसा होगा और गैस में कैसा होगा, ठीक है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, इसमें अभी तुरंत हम डिस्कस किए हैं कि पैकिंग जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो कैसा होगा, वेरी क्लोज्ड पैकिंग होगा इसमें, है ना। इसमें कैसा होगा, थोड़ा सा लूज पैकिंग होगा, नहीं, और इसमें कैसा पैकिंग होगा, वेरी लूज पैकिंग होगा, है ना, दूर रहेंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से। मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में कैसा रहेगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो जैसे सॉलिड में क्या है, क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, तो उसमें स्पेस कितना बचेगा, बहुत कम स्पेस बचेगा, तो लेस स्पेस रहेगा, है ना, लेस स्पेस रहेगा। इसमें थोड़ा सा, है ना, स्पेसियस रहेगा। इसमें कैसे लिख सकते हैं, मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस रहेंगे, इसमें रहेंगे, इसमें भी क्या रहेगा, मोर स्पेस देन लिक्विड से ज़्यादा स्पेस रहेगा। क्लियर है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में हम कल डिस्कस किए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो, दो मॉलिक्यूल्स जब उसके बीच का स्पेस हम लोग बोल देते हैं क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसी में जो है सो मोर स्पेस हो गया लिक्विड में, क्योंकि इसका लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर रहता है वो दूर दूर पे रहेगा, है ना। गैस का भी जो है मॉलिक्यूलर जो स्पेस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा गैस में, उसके बाद लिक्विड में सबसे कम रहेगा सॉलिड। तो सबसे कम सॉलिड में है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा लगेगा, कौन सबसे ज़्यादा बाइंड करके रखे हुए है फोर्स को, ये जानना ज़रूरी है। तो सॉलिड में वेरी क्लोजली है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो कौन लगाएगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को कौन सबसे ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, तो सॉलिड खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा यही लगाएगा, ठीक है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा, है ना। उसके बाद दूसरे स्थान पर आएगा, है ना, इसमें भी लिक्विड में थोड़ा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, सॉलिड के कंपैरिजन में, लेस फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड, लेस फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लेस फोर्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में
फोर्स जो है सबसे कम जो लगाएगा वो गैस में लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका इतना कम फोर्स रहेगा, है ना, नेग्लिजिबल फोर्स रहेगा, है ना। इसमें लिखेंगे नेग्लिजिबल फोर्स, नेग्लिजिबल फोर्स, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा जी। तभी तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत दूर दूर पे है। इसमें तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी तुरंत बताए हैं कि मूवमेंट कैसा रहेगा मॉलिक्यूल्स का, टू एंड फ्रो। इसमें कैसा रहेगा? टू एंड फ्रो मोशन रहेगा, यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा? इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा और साथ ही साथ वो एक्सिस पे भी मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो एंड मूव इन देयर ऑन एक्सिस, इसमें भी मूव इन देयर ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस पे ही वो घूमेगा। ठीक है, तो जो समरी कहते हो वो समरी यही है कि अभी तक जितने हम पैरामीटर देखे हैं, और ये जो पैरामीटर है ये अरेंजमेंट का है। ठीक है, और भी हम लोग पैरामीटर देखेंगे, लेकिन ये जो 4 पैरामीटर है 1 2 3 4, ये पैरामीटर सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम लोग पैकिंग देखें मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड में बहुत ही क्लोज पैकिंग रहता है ना। उसके बाद लिक्विड में थोड़ा सा जो है लूज पैकिंग रहता है ना। और गैस में लिक्विड से, है ना, लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा लूज रहेगा। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसके वजह से, है ना, इसके वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जैसे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हम पहले बताए थे। जैसे रिजिडिटी में, है ना, रिजिडिटी किसको बोलते हैं? तो द एबिलिटी टू बेंड, है ना, एबिलिटी टू बेंड मतलब बहुत ही टफ सब्सटेंस जब रहेगा तो उसको हम लोग रिजिड बोल देते हैं, नहीं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी में डिफरेंस आएगा, है ना, और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके वजह से जो अदर पैरामीटर में डिफरेंसेज आ रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स में डिफरेंसेज आएंगे, है ना, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो पीछे जो पैरामीटर पढ़ा है उसके वजह से, है ना, और भी पैरामीटर में चेंज होता है। तो कौन कौन से पैरामीटर जो है वो चेंज होता है उसमें हम लोग देखते हैं। तो पहला है मास, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है शेप, चौथा डेंसिटी, एक एक करके हम लोग समझेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, उसके बाद है रिजिडिटी, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन और सबसे लास्ट में है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। अब ये जो पैरामीटर है इसमें सॉलिड में, लिक्विड में क्या चेंजिंग आएगा, सॉलिड में क्या चेंजिंग है, लिक्विड में क्या चेंजिंग है, ये सब हम लोग देखेंगे। और गैस में क्या चेंजिंग है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पैरामीटर समझ में आ रहा है, मास, है ना। तो मास जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे होंगे बताइए। तो मास जो होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में डेफिनिट होगा। डेफिनिट मतलब जितना मास है उतना ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। मास तीनों में क्या रहेगा? फिक्स्ड, है ना, डेफिनिट मास होगा। सॉरी, डेफिनिट मास। वॉल्यूम में चेंज होगा क्या? वॉल्यूम चेंज होता है? तो वॉल्यूम में जो है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, नहीं। सॉलिड में क्या रहता है? फिक्स्ड वॉल्यूम या डेफिनेट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, निश्चित रहेगा। जितना, अगर मान के चलिए इसमें वॉल्यूम में, लिक्विड में अगर 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा मास उसका, वॉल्यूम भी सेम रहेगा।
इसमें नो डिफिनिट वॉल्यूम, कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम इसमें नहीं रहता गैस में। शेप में है ना फिक्स्ड शेप रहता है, यानी कि इसको फिक्स्ड शेप के बदले डेफिनिट भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड शेप रहेगा। और 4-5 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि शेप जो होता है उसका लिक्विड का सॉलिड का कैसा रहता। तो सॉलिड में जो है वो फिक्स्ड रहेगा शेप, लिक्विड में कैसा रहेगा शेप, लिक्विड में शेप रहेगा, फिक्स्ड शेप नहीं रहता है ना, शेप इसका फिक्स्ड नहीं रहता। तो क्या रहता है, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जो है ये शेप ले लेता है। कोई भी कंटेनर हो, जैसे अगर बोतल में पानी रखते हैं तो पानी का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है जी, वो अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप का हो जाएगा है ना, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से शेप जो होता है वो गैस का भी शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता, तो नो फिक्स्ड शेप है ना। नो फिक्स्ड शेप, शेप इसका भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। डेंसिटी बताइए, डेंसिटी सॉलिड में कैसा डेंसिटी रहेगा, लिक्विड में कैसा डेंसिटी रहेगा। डेंसिटी मतलब आप लोग समझिए कि डेंसिटी कहते किसको है, डेंसिटी किसको बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम है ना। घनत्व, भारी चीज़ है ना, हैवी चीज़ अगर रहेगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। हैवी चीज़ अगर कोई है, कोई भारी वस्तु है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। जैसे एयर का अगर डेंसिटी पूछा जाए और कोई पत्थर का डेंसिटी पूछा जाए तो कौन सा डेंसिटी किसका ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि डेंसिटी जो होगा वो पत्थर का ज़्यादा रहेगा। तो सॉलिड में हाई डेंसिटी रहता है, हाई डेंसिटी रहेगा सॉलिड में, ठीक है। और लिक्विड में लेसर डेंसिटी देन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी जो होता है लिक्विड का वो कम होता है, ठीक है। दूसरा है गैस में, गैस में डेंसिटी बहुत ही कम रहेगा, तो लीस्ट डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा, कम रहेगा, सबसे कम। कंप्रेसिबिलिटी है ना, क्या हम कोई भी सॉलिड वस्तु को कंप्रेस कर सकते हैं, आप ही बताइए। कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो इसमें बोलेंगे कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस ही नहीं कर सकते हैं इसको जी। दूसरा है क्या लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा कर सकते हैं है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल कौन रहता है, गैस रहता है ना। इसको लिखेंगे कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड लिटिल है ना, थोड़ा सा कंप्रेस होगा, ठीक है। इसमें तो हाईली कंप्रेसिबल रहता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो है हाईली कंप्रेस्ड करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो होता है वो कितना कंप्रेसिबल रहता है, वो गैस ही रहता है, हाईली कंप्रेसिबल रहता है, हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, ठीक है। इसको ठीक से लिख लीजिएगा, कंप्रेसिबल, ठीक है। अब आते हैं रिजिडिटी में, तो टफ होता है सॉलिड, बहुत ही टफ होता है तो रिजिड लिखेंगे इसमें, ये बहुत ही टफ होता है ना रिजिड। उसके अलावा है ना लिक्विड और गैस को क्या बोला जाता है कि ये फ्लूइड है, मतलब फ्लो करता है ना, जो फ्लो करता है उसको हम लोग बोल देते हैं फ्लूइड। तो रिजिडिटी ये टफ है, ये फ्लो नहीं करेगा है ना, लेकिन ये तो बेंड हो सकता है लिक्विड, तो बोलेंगे है ना ये दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो ईजिली, और ये भी फ्लो करेगा, दे कैन फ्लो, दोनों फ्लो करेंगे। इसमें देखें आप रिजिडिटी में ये टफ रहता है, ये ज़्यादा मतलब इसको तोड़ेंगे
तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये घूमेगा नहीं, बेंड नहीं होगा। लेकिन फ्लूइड होने के कारण, लिक्विड और गैस जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, इसी के वजह से ये मूव कर पाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है क्या, पहले ये समझिए कि जब कोई भी वस्तु है उसको जब हम लोग हीट देते हैं ना, जब वो गर्म होता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। थर्मल मतलब हीट होता है और एक्सपेंड होता है, तो हीट के द्वारा अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मल, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। तो आप लोग बताइए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। थर्मल एक्सपेंशन, क्या सॉलिड सॉलिड जो है वो थर्मल एक्सपेंड करता है, हीट होने के बाद वो एक्सपेंड करेगा, है ना। सॉलिड हीट होने के बाद एक्सपेंड करता है जी, बोलो। तो एक्सपेंशन जो होता है इसमें बहुत ही कम होता है, लो एक्सपेंशन रेट होगा, रेट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है। हाई एक्सपेंशन रेट किस में होगा, हाई एक्सपेंशन रेट रहेगा गैस में हाई एक्सपेंशन रेट रहेगा, एक्सपेंड तुरंत करेगा ये हीट होने पर, ठीक है। और इसमें भी एक्सपेंशन रेट रहेगा हायर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में हाई रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है। मास में डेफिनिट मास रहता है तीनों में, ठीक है। वॉल्यूम में डेफिनिट वॉल्यूम रहेगा, लेकिन गैस में जो है वो डेफिनिट वॉल्यूम नहीं रहता है। लेकिन शेप देखते हैं, शेप में फिक्स्ड शेप रहेगा सॉलिड में, है ना, लेकिन फिक्स शेप नहीं रहता है लिक्विड में। वो जिस भी कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। गैस में जो है वो फिक्स्ड शेप नहीं रहता। उसके बाद आता है डेंसिटी में हाइयर डेंसिटी रहेगा, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो बहुत ही भारी होता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाइंडली होते हैं एक दूसरे से, इसलिए वो मतलब ज़्यादा ही भारी रहता है, इसलिए हाई डेंसिटी हो गया। लिक्विड में थोड़ा सा कम डेंसिटी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। उसके बाद सबसे कम डेंसिटी रहेगा गैस में, क्योंकि वो उसका मॉलिक्यूल्स जो है बहुत दूर दूर तक रहता है। कंप्रेसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कंप्रेस कर सकते हैं उसको या नहीं, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड में हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लिक्विड और गैस में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन होता है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है ऑब्जेक्ट, वो होता है गैस, ठीक है। रिजिडिटी में देखते हैं, रिजिडिटी में तो सॉलिड जो होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, लेकिन लिक्विड और गैस जो होता है वो फ्लो कर सकता है ना। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन आप लोग समझे। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या कि हीट के कारण एक्सपेंड होना। तो हीट के कारण सॉलिड जो है वो, अगर उसको हम लकड़ी को अगर हीट देंगे तो वो तो जल जाएगा, ठीक है। तो वेरी लो एक्सपेंशन रेट रहता है। लेकिन लिक्विड और गैस में, है ना, कंप्रेसिबल बोल रहे हैं, हीट एक्सपेंशन जो होता है यानी कि थर्मल एक्सपेंशन वो ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन रेट हाईली एक्सपेंशन बोथ हाई एक्सपेंशन रेट रहेगा इसमें, है ना। यहाँ पे जगह ही नहीं बच रहा है, इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा पॉज करके। तो अब हम लोग इसको मिटा करके डिफ्यूजन समझते हैं कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन एक पैरामीटर है। डिफ्यूजन कहते किसको हैं, समझिएगा। डिफ्यूजन किसको बोलेंगे पहले वो समझिएगा, तब ना समझिएगा क्या होता है नहीं होता। तो डिफ्यूजन में जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ही अगर हम ले कि सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करें, तो एयर में आप लोग देखते होंगे कि अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं, है ना, अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं तो पूजा रूम में अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन पूरे घर को जो है ना सुगंधित कर देता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि डिफ्यूजन होता है एयर में, है ना। सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होगा वो एयर में ही डिफ्यूजन होगा। एंड डिफ्यूजन मतलब एक मॉलिक्यूल्स जो होता है
एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से, है ना, में पास कर जाना, है ना, उसी को डिफ्यूजन बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिफ्यूजन में, सॉलिड में डिफ्यूजन कैसा होगा, लिक्विड में कैसा होगा, गैस में कैसा होगा। तो डिफ्यूजन रेट जो होता है सॉलिड में बहुत ही कम होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है। लिक्विड में, है ना, स्लो डिफ्यूजन होगा एज कंपेयर्ड टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में स्लो डिफ्यूजन रहेगा किसका, लिक्विड का। और उस सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन रेट रहेगा वो होगा गैस में। तो गैस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाई डिफ्यूजन रेट, है ना, या फास्ट डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। फिर से इसको समझते हैं डिफ्यूजन को। आप लोग, हमको पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि डिफ्यूजन जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है कि मान के चलिए अगर रॉड है, 2 रॉड, ठीक है, और ये दोनों रॉड को हम रख दिए बहुत साल तक, मान के चलिए इसको 50 ईयर्स तक छोड़ दिया जाए उसे ही, है ना, तो ये रॉड जो है आपस में दोनों मिल जाएंगे, है ना, मतलब डिफ्यूज हो जाएंगे, दोनों का पार्टिकल्स जो होगा वो एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। डिफ्यूजन मतलब सिर्फ समझ लो कि अभी मिलना होता है, ठीक है, बस इतना ही अभी समझो कि मिल जाना, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, गैस में होगा। जैसे अभी एग्जांपल हम अगरबत्ती का लिए, ठीक है, तो मान के चलो ये अगरबत्ती है 2, अब इसका जो है यहाँ पर एयर में जो है, जब इसका धुआं उठता है, सुगंधित धुआं जो उठता है ना, तो ये एयर के पार्टिकल से मिलते जाता है, और मिलते मिलते जो है ये आपस में जो है घर में पूरा फैल जाता है ना, इसी तरीके से वो सुगंधित रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है फास्ट जो होता है वो एयर में होता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड में जो है बहुत ही कम रहेगा, है ना, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स रहता है वो तो एक खुला हुआ रहता नहीं है ना, बहुत ही बाइंडली, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगने के कारण इसका जो पार्टिकल्स रहता है वो जल्दी खुलता नहीं है, इसलिए इसको बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इसको, है ना, पार्टिकल्स को खोलने में, तब जा कर के वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन एयर का जो है वो लूजली पैक्ड रहता है ना, तो तुरंत वो जो है मॉलिक्यूल्स खुलने लगते हैं, पार्टिकल्स खुलने लगते हैं, तो डिफ्यूजन रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे क्या, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, इंटर कन्वर्जन समझेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में जो है किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि सॉलिड रहता है कोई ऑब्जेक्ट और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, या गैस में है तो गैस में है और वो जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, लिक्विड में नहीं हो करके सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा क्या, आप लोग लिख लीजिएगा, अगला टॉपिक इंटर कन्वर्जन, ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इसको भी पढ़ के आइएगा आप लोग, आज जो है आप लोग का SW यही रहेगा, इसको रीड करके आना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले, है ना, अगले क्लास में हम लोग इंटर कन्वर्जन देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, है ना, दीर्घ मंथन क्लासेज, ठीक है, और भी अच्छे वीडियोज़ आएंगे, है ना, उसको अपलोड किया जाएगा। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।